जो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। सर, ये ट्रंप ने टैरिफ की जो जंग दुनिया भर में फैला दी है, तो पाकिस्तान भी उन 25 ममालिक में शामिल है जिन्होंने जवाबी टैक्स जो है वो भी आयद कर दिया। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान ने समेत जो 25 ममालिक में ये जवाबी टैक्स आयद किया गया है, इससे क्या नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लक है तो पाकिस्तान पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान कोई इतना बड़ा एक्सपोर्टिंग मुल्क नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है और हमारे जो ज़्यादातर तो हम अपनी इकॉनमी में इंपोर्ट्स के सहारे से चलते हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान का जो अमेरिका में भी एक्सपोर्ट्स हैं वो कुछ लो एंड टेक्सटाइल्स की हैं, यानी कि बड़ी सस्ती टेक्सटाइल्स और लो क्वालिटी टेक्सटाइल्स की हैं। तो वहाँ पे तो अगर ये बाकी दुनिया पे सारों पे ये लगेंगे टैरिफ्स, तो हो सकता है उसका कुछ फ़ायदा पाकिस्तान को हो जाए, क्योंकि ये इसकी टेक्सटाइल की कंजम्पशन कुछ ऐसे है कि ये पोस्टपोन ज़्यादा देर नहीं की जा सकती, और अगर बाकी चीज़ें सारी महंगी होंगी तो फिर सस्ती चीज़ की तरफ शायद ज़्यादा डिमांड हो जाए। और पाकिस्तान की क्योंकि सस्ती भी होती हैं और लोअर क्वालिटी है, थोड़ी सी क्वालिटी में भी नीचे आएंगे कंज्यूमर। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा। शायद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिरने के बजाय शायद बढ़ भी सकती हैं। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में जो इस वक्त जंग है, तजारती जंग, उसकी वजह से दुनिया में एक रिसेशन सी आएगी, बहुत सी डिसरप्शन होगी, प्रोडक्शन की डिसरप्शन होगी, और उसका भी नतीजा जो होगा वो पाकिस्तान पे तो उसका कम ही इफ़ेक्ट होगा। लेकिन एक चीज़ होगी कि अगर तेल की कीमतें गिर गई तो शायद पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो, कि पाकिस्तान क्योंकि तेल का बहुत बड़ा इम्पोर्टर है, और अगर तेल की कीमतें गिरती हैं तो फिर पाकिस्तान का थोड़ा सा इंपोर्ट बिल भी कम हो सकता है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस इन द शॉर्ट रन एटलीस्ट पाकिस्तान पे इतना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मेरा ख्याल है कि नहीं आएगा। लॉन्गर टर्म में इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि लॉन्गर टर्म में पाकिस्तान चाहता है कि वो एक्सपोर्ट कर सके, वो अपनी इकॉनमी को जदीद बनाना चाहता है, वो इंटरनेशनल मार्केट्स में जाना चाहता है। तो उस अमल में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, गौहर इजाज साहब हों या कुछ और तज्जियाकार, उनका ये कहना है कि इससे पाकिस्तान को फ़ायदा इस तरह से भी हो सकता है कि अगर दूसरे ममालिक पे टैरिफ बढ़ेगा तो पाकिस्तान में जिस तरह से एनर्जी की कीमत कम हो रही है, तेल की कीमत जैसे आप कह रहे हैं कम होने के इम्कानात हैं, तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फिजिबल हो सकता है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाए, और क्योंकि यहाँ पे लेबर भी सस्ती है, दूसरे मामलात भी मौजू हैं, तो वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है। जी, मैंने जैसे कहा कि ये इनिशली भी बढ़ेगी, क्योंकि बाकी मुल्कों के जो मसनूआत हैं उसमें ज़्यादा वैल्यू एडिशन है, वो ज़्यादा, मसलन 1 किलोग्राम जो हमारा टेक्सटाइल का प्रोडक्ट है और कंपेयर टू चीन का 1 किलोग्राम का टेक्सटाइल जो है वो 5 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और 5 गुना ज़्यादा उसकी बेहतर क्वालिटी भी है। सो जब वहाँ पे महंगाई आएगी अमेरिका में, तो बहुत से लोग जो हैं वो फिर लोअर क्वालिटी और लोअर प्राइस की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो उसका पाकिस्तान को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अच्छा डॉक्टर सर, चीन ने टैरिफ पॉलिसी को यकतरफा गुंडागर्दी करार दे दिया है, अमेरिका पर जवाबी टैरिफ भी आयद कर दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका और चीन की इस चपकलिश का क्या अंजाम होगा? देखें, आई थिंक कि ये एक एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में भी किया था और अब दोबारा वो तैयारी करके आया हुआ है। बट आई थिंक कि अल्टीमेटली ये इनका आपस में नेगोशिएशंस होंगी, और उसके तहत फिर एक ऐसा निज़ाम नया बनेगा दुनिया में जिसमें टैरिफ्स जो हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स की जो बात हो रही है वो तो होंगे, लेकिन वो सारे के सारे कम होते जाएंगे। सो आई थिंक कि तकरीबन एक किस्म का बेनिफिट ये हो सकता है कि ग्लोबल ट्रेड में
अगर टैरिफ्स को ख़त्म ही कर दिया जाए तो फिर आलमी ट्रेड जो है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सो लेट्स सी आगे चल के क्या होता है, क्योंकि ट्रंप ने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि वो नेगोशिएशंस के लिए तैयार है, और क्योंकि अमेरिका में इस वक्त बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आया है स्टॉक मार्केट का, तो उसकी वजह से भी वो चाहेगा कि ये इसको अब थोड़ा सा डाउन प्ले किया जाए और किसी नेगोशिएशंस के बाद किसी हल की तरफ जाया जाए। सो अल्टीमेटली होपफुली दुनिया में ये जो ट्रेड के इश्यूज़ हैं वो शायद ज़्यादा टैरिफ्स के बजाय कम टैरिफ्स की तरफ चल पड़े। डॉक्टर साहब, आप बार जो ये बात कर रहे हैं निगोशिएशन की, तो पाकिस्तान ने भी इस टैरिफ की लड़ाई में मसालती किरदार जो है, मसालती रास्ता इख्तियार करने का फ़ैसला किया है, और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ की वजाहत के लिए अमरीकी जो तजारती नुमाइंदे हैं उनसे मुलाकातें भी की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने भी एक कमेटी भी बना दी और वज़ीर ख़जाना को उसका कन्वीनर भी मुकर्रर कर दिया। आप क्या समझते हैं कि सारी तगो दो का कोई फ़ायदा होगा माली तौर पर पाकिस्तान को? आई थिंक ये सारी तगोदाव का नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान ने जो अपने टैरिफ्स बहुत ऊंचे रखे हुए हैं, क्योंकि हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा टैरिफ्स रखे हुए हैं। पूरे साउथ एशिया में बांग्लादेश, हिंदुस्तान वगैरह से ज़्यादा टैरिफ्स पाकिस्तान में हैं। तो इसके नतीजे में वो टैरिफ्स नीचे आएंगे और वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बेहतर इस पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे कि पाकिस्तान के अपने जो सनतकार हैं उनको कंपटीशन मिलेगा, वो बेहतरी अपनी करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो भी फिर इस काबिल हो जाएंगे कि वो compete कर सकें दुनिया में। सो आई थिंक इसका एक इनडायरेक्ट फ़ायदा ये ज़रूर होगा कि पाकिस्तान के जो बहुत ऊंचे टैरिफ्स हैं वो भी नीचे आने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, IMF का वफद जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। ये भी कहा जा रहा है कि ये वफद वैसे तो गवर्नेंस और करप्शन जो है उसके जायज़े के लिए पाकिस्तान आया है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि जो अगले माली साल का बजट है उसकी तैयारी में भी ये अपना किरदार अदा करेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है और हुकूमत के हाथ पल्ले कुछ नहीं है, सारा करना IMF नहीं है? जी, आई थिंक इसलिए है क्योंकि हुकूमत जो है वो राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग में इतनी संजीदा नहीं है। आपको पता है कि एक कमेटी बनी थी राइट साइजिंग की, जिसमें कैसर बंगाली साहब ने रिज़ाइन कर दिया था और उन्होंने कहा था कि इनका कोई इरादा नहीं है राइट साइज करने का। तो आई थिंक कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए गवर्नेंस की रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। आपको अपने हुकूमती फुटप्रिंट को बहुत कम करना है, आपने वजारतें कम करनी हैं, वज़ीर कम करने हैं, फेडरल और प्रोविंशियल दोनों लेवल्स पे चेंजेस करने हैं, और पूरा ढांचा जो है इंतज़ामिया का उसको चेंज करना है कि वो इकनॉमिक इश्यूज़ की तरफ आए और इकॉनमी को एक बेहतर डायरेक्शन मिल सके। इसमें कोई शक नहीं है कि 75 साल में पाकिस्तान ने अपनी इकॉनमी की तबाही कर ली है। दुनिया में हम बहुत गरीब हो चुके हैं और सबसे अनकम्पेटिटिव और अनप्रोडक्टिव इकॉनमी है हमारी। एग्रीकल्चर को भी देख लें, इंडस्ट्री की बहुत देख लें, तो इसका ज़िम्मेवार जो है वो हमारा निज़ाम है। तो उस निज़ाम को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये 25 IMF प्रोग्राम जो हैं इसके बाद फिर और आते जाएंगे। सो आई थिंक ये जो IMF की आएगी टीम, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगी और ये बजट में भी इनका बड़ा हिस्सा होगा, और ये पाकिस्तान में जो गवर्नेंस के रिफॉर्म्स हैं, सिविल सर्विस के रिफॉर्म्स हैं, जो सरकार का ढांचा है एडमिनिस्ट्रेटिव, उस सारी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। फिर ही पाकिस्तान उभरेगा एक बड़ी इकनॉमिक पावर, जो कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है। उसके लिहाज से अगर 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बनानी है तो ये ढांचा चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक ये IMF इसके ऊपर अब फोकस करेगा। सर, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो कैपेबल है इस बात की कि उस ढांचे को तब्दील कर सके? देखें, कैपेबिलिटी तो बाद की बात है। सबसे पहले ये है कि क्या वो संजीदा होंगे इस चीज़ को करने में।
तो इसका बड़ा डिसरप्शन होगी और इसका पॉलिटिकली बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये हुकूमत तो कहती है कि इन्होंने अपना पॉलिटिक्स को सेक्रीफाइस किया है इकॉनमी के लिए, तो अब ये थोड़ी सी और करने की ज़रूरत है। बल्कि ये कोई भी हुकूमत हो उसको ये काम करने की ज़रूरत होगी। और अगर कोई फ्यूचर में भी हुकूमत बनाने की सोचता है या कोई सोचता है कि इलेक्शंस में वो आके इकॉनमी पे जहाँ काम करेंगे, वो उस इकॉनमी में वो रिफॉर्म्स, गवर्नेंस रिफॉर्म्स नंबर 1 रिफॉर्म्स होंगी अगर आपने इकॉनमी को ठीक करना है और सस्टेनेबल बनाना है। अच्छा सर, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो 7% कमी हुई है, ये भी कहा जा रहा है कि अभी मज़ीद कमी होगी, तो इससे क्या समझते हैं कौमी मीशत को जो हमारी क्या फ़ायदा पहुंचेगा और कितना फ़ायदा पहुंचेगा? देखिए, उसका नतीजा ये होगा कि हमारी जो थोड़ी ये करंट अकाउंट डेफिसिट काबू में रहेगा, तजारती खसारा हमारा कुछ कम हो जाएगा और वो हमें एक मौका मिलेगा कि हम अपनी इकॉनमी को रिफॉर्म कर सकें, थोड़ा सा जो मुश्किल काम है वो कर सकें और इकॉनमी जो है उसके ऊपर फिर रिवाइवल आसानी से हो सके। तो अगर ये तेल की कीमतें नीचे आती हैं तो पाकिस्तान को फिर एक बड़ा अच्छा मौका मिलेगा कि थोड़ी सी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी शुरू होगी और रिफॉर्म आसानी से कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, आखिर में ज़रा ये फरमाइएगा कि खुश्क साली, सूखे दरिया, सूखे डैम, आपकी नज़र में पाकिस्तान का जो पानी का मसला है, इसका फौरी और तवील मुद्दती हल क्या हो सकता है? देखें, इसका ये कोई जुबा नहीं है कि हमें इस वक्त मुश्किल, हम पानी में फंसे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे दरियाओं में जो पानी आता है वो सिर्फ 2-3 महीनों में फुल स्पीड से आता है, जब आपका ग्लेशियर मेल्ट होता है और ऊपर से मानसून की बारिशें होती हैं। बाकी 7-8 महीने तो आपके खुश्की के साल है ना। तो अगर आप उसके पानी जो 3 महीने में आता है उसको स्टोर नहीं करेंगे पूरे साल के लिए, तो बाकी साल जो है उसमें फिर आपको पानी की प्रॉब्लम्स होंगी। हमारे मुल्क में पानी को हम सिर्फ 28 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और हमें ज़रूरत है कि हम 300 दिन के लिए स्टोरेज बनाएं। लेकिन क्योंकि हमारा पॉलिटिकल इस पे कंसेंसस नहीं है और सूबे आपस में लड़ाई करते हैं और इसको पॉलिटिसाइज कर दिया है, हालांकि ये एक टेक्निकल इशू है और इसको हमें टेक्निकली सॉल्व करना चाहिए कि हमारे जितने भी दरिया हैं, सिंध से लेके जो पंजाब के दरिया हैं, इन सारों को हमें इनका मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इस पर टेलीमीटरिंग चाहिए, हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कितना पानी आया, कितना हमने बचाया, कितना हमने ज़ाया किया। और उसके बाद फिर एक टेक्नोलॉजी ही लेके आएँ कि हमारी जो फार्म्स हैं उन पे जो निज़ाम है पानी का वो बेहतर निज़ाम आए जिसमें पानी ज़ाया ना हो। हम तो फ्लड इरिगेशन करते हैं ना, तो फिर आपको स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाना पड़ेगा। फिर आपको क्रॉप्स जो हैं उनको बेहतर क्रॉप्स करने पड़ेंगे जो पानी कम चाहते हैं। हम अब शुगर केन लगाते हैं और कॉटन को हमने ख़त्म कर दिया है और शुगर केन बहुत ज़्यादा पानी लेता है, कॉटन इतना पानी नहीं लेती। तो इस तरह की वाटर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान ने जदीद दुनिया का हिस्सा बनना है।